कहानी शुरू होती है वू चांगमिन और जेंग शान बचपन के दोस्त हैं जो हर दिन स्कूल जाते हैं। हाथ पकड़ने से शान को अपनी नसों को शांत रखने में मदद मिलती है और चेयरमैन को बाल्टी में पसीना आने से रोकता है। लेकिन जब अन्य छात्र इसे देखते हैं तो अफवाहें उड़ने से बच नहीं पाती। शान किसी भी डेटिंग के आरोप से तुरंत इनकार करती है, लेकिन वह चेयरमैन के लिए बहुत गहराई से महसूस करती है। चोई सोरा और ताजे एम एक ही स्कूल में शिक्षक हैं। तेज एम रोजाना उसके कार्यालय जाकर नोइसोरा की ओर जाता है। जब सोरा से उनके असामान्य रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनके डेटिंग के किसी भी विचार को खारिज कर दिया। वह बहुत कम जानती है, उसका दिल बहुत लंबे समय तक उसके साथ एकाकार रहना चाहता है। डुजू एक लोकप्रिय स्ट्रीमर है जो किरारंग वामसेन के नाम से अपने जूनियर चुनवू डैन के नाम से जाना जाता है, जो किरारंग से प्यार करता है। अपने डिजिटल व्यक्तित्व को गुप्त रखते हुए दोनों के बीच एक प्यारी दोस्ती पनपती है। लेकिन वू डैन का अपना एक रहस्य है। वह उसका पसंदीदा वीट्यूबर ईरू है। एक दूसरे की गुप्त जिंदगी से अनजान, वे दोनों सिर्फ दोस्त से ज्यादा कुछ और बनना चाहते हैं। अंशकालिक लाइब्रेरियन मून यिसियो की कल्पना शक्ति अद्भुत है। बेक्ड ओसुक अपनी बेतुकी कल्पनाओं की शिकार अपनी पाली के दौरान पुस्तकालय का दौरा करती है और किताबों की सिफारिशें मांगती है। यिसियो की भावनाओं से बेखबर डू सूक अपने आदर्श के करीब रहना चाहता है। आखिरकार यह कम से कम वह तो कर ही सकता है जब वह ही वह कारण हो जिसके कारण वह अब उदास नहीं है। अध्याय 1। यह कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से जोड़ी बनाने के लिए कहता है। वू चियामिन को उसके सहपाठी अजीब और घटिया मानते थे। कोई भी उसके पसीने से तर हाथों की वजह से उसके साथ समूह बनाना नहीं चाहता। अस्वीकृत होने पर केवल एक व्यक्ति ने वास्तव में उसे स्वीकार किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि जो लड़की उसकी साथी और बचपन की दोस्त थी वह बाद में खुद को घर में बंद कर लेगी। लड़की जंगसियान है और वह अपने पिशाच युग में है। चियामिन, जो अब दूसरे वर्ष की छात्रा है, उसके कमरे में प्रवेश करती है और उसे स्कूल के लिए बिस्तर से उठाने की कोशिश करती है। वह उसके लिए शोक मनाता है कि यदि वह अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुई तो वह 1 वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाएगी। वह यह कहकर इससे निपटने की कोशिश करती है कि सूरज की रोशनी उसे मार डालेगी और उसे घर पर ही रहना चाहिए। चियामिन मजाक करता है और उससे कहता है कि वह उसे ऐसी जगह दफना देगा जहां भरपूर धूप हो। बदले में चेने पूछताछ करती है कि वह उसके कमरे के अंदर कैसे आया और उसे पता चला कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। जाहिर तौर पर वह नेटफ्लिक्स की भी बहुत शौकीन है, एक सच्चा कुंवारा। चेने को बाहर जाने से डर लगता है, लेकिन उसे कुछ घास छूनी चाहिए। अगर वह इतनी डरती है कि वह उसका हाथ पकड़ लेगा और उसके साथ स्कूल चल देगा तो चियामिन उसे प्रस्ताव देती है। चेयन सहमत है, लेकिन उसे संदेह है कि अगर उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा। हैरानी की बात यह है कि जब चेने का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथों में पसीना नहीं आता। इस प्रकार एक दूसरे का हाथ थामने और निश्चित तौर पर डेटिंग नहीं करने का उनका सफर शुरू होता है। चेने अपनी कहानी बताती है। पिछले साल उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई और अस्पताल छोड़ने के बावजूद उन्हें चोटों से उबरने में काफी समय लगा। घर पर रहते हुए उसने अलग अलग शौक पाल लिए, लेकिन अंततः उसके लिए बाहर जाना और मेलजोल बढ़ाना कठिन हो गया। अकेलेपन का प्रवेश द्वार चेन बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने से डरने लगी, लेकिन जब उसने चेन का हाथ पकड़ा तो उसे स्कूल जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हालांकि डेटिंग करना और हाथ पकड़ना नहीं, निश्चित रूप से सस। जब चेने अपनी मां को उसके प्रेमी के आगमन के बारे में सूचित करती हुई सुनती है तो वह अपने विचारों से बाहर आ जाती है। हर कोई चेने से पूछता रहता है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वह हमेशा इससे इनकार करती है। चेन वास्तव में दूसरों की परवाह नहीं करती है और हमेशा चेन को आत्मविश्वास से घर ले जाती है। किसी लड़की का हाथ पकड़ने में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह उस पर क्रश करने वाली अकेली लड़की है। चेये उसे भी शर्मिंदा करने की योजना लेकर आती है। अगले दिन जब चेन उसे कक्षा से लेने आती है तो वह हाथ पकड़ने की पहल करती है। पहली बार उसने चेन की बांह को भी गले लगाया ताकि वह प्यार में पड़ी एक स्कूली छात्रा की तरह शर्माना शुरू कर दे। हालांकि चेन एक वास्तविक सिग्मा है और अपने कार्यों से परेशान नहीं है। अंत में चेन केवल खुद को शर्मिंदा करती है और इससे शायद उनके डेटिंग दृश्य के बारे में और अधिक अफवाहें फैल जाएंगी। बाद में रात में सैंस बिस्तर पर उतरती है क्योंकि वह खुद को और भी अधिक शर्मिंदा करती है। चेने के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे चारों ओर ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक पिल्ला है। चेन अभी भी चेन को शर्मिंदा करने पर आमादा है। वह खुद से प्रतिज्ञा करती है कि वह तभी संतुष्ट महसूस करेगी जब वह चेन को शर्मिंदा महसूस कराएगी।
दूसरी ओर चेयन को आश्चर्य होता है कि क्या लोग क्या सोचते हैं। इसके बारे में चिंता करने के लिए वे मस्तिष्क कोशिकाओं की समान मात्रा साझा करते हैं। वह अपना सुझाव देते हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब चेयने ने पेशकश की कि यदि वह इतनी चिंतित है तो वे अभी वास्तविक रूप से डेटिंग शुरू कर सकते हैं। वह इस सुझाव से थोड़ी निराश नजर आ रही हैं। जैसे ही चेयने ने उसके गालों पर चिकोटी काटनी शुरू की, चेन हिल गई। वह उसे चिढ़ाता है कि वह जो चेहरा बना रही है उससे उसे उस पर गुस्सा होना चाहिए। सैंस ने उसे कहा कि ऐसा सुझाव देकर वह पहले ही अपना दिमाग खो चुका है। वह सोचती है कि चेन पागल हो गई है क्योंकि वे एक दूसरे के बारे में सबसे बुरा जानते हैं और अब डेटिंग करना अजीब होगा। चेन कहती हैं, हाथ पकड़ना अब भी अजीब है। इसके बाद सैंस ने निष्कर्ष निकाला कि अभी हाथ पकड़ना ठीक है, बस लालचियों को हासिल करने के लिए और कुछ हाथ नहीं लगता। अंत में चेयन उसे बुलाता है और वह उसे अपना हाथ देता है और फिर से स्कूल चला जाता है। वह खुद को धोखा देने लगती है और सोचती है कि यह उतना गहरा नहीं है। वे निश्चित रूप से डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जब शीन को चेयने से एक संदेश प्राप्त हुआ तो वह अपने फोन स्क्रीन की ओर देखती रही। वह पूछता है कि क्या वह सप्ताहांत में व्यस्त है। अकेली होने के कारण सैंस का कहना है कि वह घर पर ही रहेगी। फिर उसने खुलासा किया कि वह उसके साथ एक फिल्म देखना चाहता है। उन्हें ऐसा करते हुए काफी समय हो गया है। उस समय वे हर समय एक साथ फिल्में देखते थे। शीन ने उससे पूछा कि क्या उसे अब भी क्लासिक फिल्में पसंद हैं। चेयने को केवल उत्कृष्ट कृतियां पसंद है, लेकिन वे हमेशा उत्कृष्ट कृतियां बनकर रह जाती हैं। चेयने को सारी चीजें तैयार मिलती हैं, नाश्ता और एक कंबल। कैमरून फिल्म का चयन करता है। जैसे ही वह फिल्म चलाता है वह उस पर अपना हाथ रखता है, जिससे शेन शर्मा जाता है। जब वे निजी स्थानों पर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वह मन ही मन सोचती है। सायन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उसने गलती से हाथ रख दिया हो। शैनन फिल्म का आनंद लेती है और अच्छे हिस्से पर अपना हाथ दबाती है। इससे शेन और भी शर्मिंदा हो जाता है। वह इसे अजीब बनाए बिना इससे बाहर निकलने का बहाना सोचती रहती है। हालांकि उसने पहले से ही सब कुछ अपने पास रख लिया है, इसलिए उसके पास जाने का कोई बहाना नहीं है। सायन पक गया है। तभी उसकी नजर उस रुमाल पर पड़ती है जिसका उपयोग वह अपने पसीने से भरे हाथों को पोंछने के लिए करता है। वह उसकी जेब में छिपा हुआ है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिलने पर वह उसका हाथ पीछे खींचने का फैसला करती है। फिल्म खत्म हो गई और वह कांप रही है। सायन जोर से चिल्लाता है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं। वह उतनी ही घबराई हुई है जितनी वह हो सकती है, जबकि शैनन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसकी टिप्पणी पर सवाल उठाती है। सायन अब भी उतना ही भ्रमित है। सायन से उसके चिंतित सहपाठी संपर्क करते हैं। ऐसा लगता है कि शेन के संबंध में कोई बड़ा मुद्दा है। कक्षा में शेन अपने साथियों से घिरा हुआ है। उस पर सवालों की बौछार हो गई है। उन्हें चिंता है कि शायद वह ठीक नहीं है। वह उन सबको अपनी पीठ से हटाने की कोशिश में ब्रश करती है। उसके सहपाठियों ने बताया कि आम तौर पर वह अपने गैर प्रेमी के साथ कक्षा से बाहर निकल जाती है। हालांकि इस बार वह पीछे रह रही हैं। वह बीमार हो सकती है। उसने मन में सोचा कि वह दोपहर का भोजन छोड़ना चाहती है, लेकिन सभी को उसकी चिंता होने लगी। वह नहीं चाहती कि उसके सहपाठियों को पता चले कि इस उम्र में भी वह नखरेबाज है। उसकी सहपाठी पूछती है कि क्या वह दुर्घटना के कारण पीटीएसडी से पीड़ित है, और वह अपने असली इरादों का खुलासा करती है। कारण यह था कि सायन को दोपहर के भोजन का मेनू सीजन पोलक और बडॉक रूट पसंद नहीं था। इस भोजन को देखकर उसे आई की मिली। वह अपने सहपाठियों को दूर करने का बहाना सोचती है। चमन अंततः सायन तक आती है, जिसे देखकर वह राहत महसूस करती है और ओमनोटिस को धोखा देती है। वह उसे अपना शूरवीर और अपनी प्रेमिका को संकट से बचाने वाला चमकता हुआ कवच मानती है। हालांकि वह केवल चिंतित होने का दिखावा करता है और सायन के साथ खिलवाड़ करता है। उनका सुझाव है कि उन्हें वास्तव में शिक्षक को बुलाना चाहिए। वह फैसला करती है कि अब शर्मिंदगी महसूस करना बंद करने और ठीक होने का दिखावा करने का समय आ गया है। इसका उल्टा असर होता है और चमन दोपहर के भोजन के बारे में मजाक करता है। वह अचानक उसके सबसे कम पसंदीदा खाने से सहमत होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। इस पर वह फिर गुस्सा हो जाती हैं और शर्मिंदा हो जाती हैं। सायन कक्षा की खिड़की से बाहर देखती है और मन ही मन सोचती है, वह कभी अकेले बाहर क्यों नहीं जा पाती। यह अधिकतर उसके अकेले रहने से बहुत डरने से संबंधित था। हालांकि उसने सोचा कि बाहर भी क्यों जाएं? आप ज्यादातर काम घर बैठे ही कर सकते हैं। कलह का माहौल सायन को इस बारे में अलग महसूस होने लगा है। उसे चमन से एक संदेश मिलता है जो कहता है कि उसे थोड़ा देर हो जाएगी।
वह सोचती है कि उसे इंतजार करने से कितनी नफरत थी, लेकिन शायद इंतजार करना इतना बुरा नहीं था। यह सोचकर कि वह अपने गैर प्रेमी के लिए इंतजार करने के लिए उत्साहित होगी, उसे फिर से शर्मिंदा होना पड़ा। वह फिर से खुद को आश्वस्त करती है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं। सदियों में पहली बार सायन को बाहर रहना अच्छा लगने लगा। अपने छोटे से एक आलाप के दौरान चमन उसे वापस घर ले जाने के लिए कक्षा में प्रवेश करता है और सायन जितना हो सके उतना खुश होता है। चमन पूछता है कि क्या उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और उसने इनकार कर दिया। वह चमन को शायद उसे उसके खोल से बाहर लाने के लिए धन्यवाद देती है। वह मुस्कुराता है और सायन को पकड़ने और उसे घर वापस ले जाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। सुश्री शॉय सोरा एक मेहनती शिक्षिका हैं जो व्यावसायिकता को सबसे ऊपर प्राथमिकता देती हैं। उनका व्यक्तित्व गर्मजोशीपूर्ण है और वह सभी के साथ शांति से पेश आती हैं। सभी उम्र के लोग उनसे करियर पथ, होमवर्क, रिश्तों और अन्य चीजों पर सलाह मांगते हैं। एक आदमी के सामने आने तक सोरा अपने चुनौतीपूर्ण जीवन से संतुष्ट थी। ताइसेंग पर वेरिकाकी में साथी शिक्षक। जैसे ही सोरा एक छात्र को गणित पढ़ा रही है, वह सोरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह इस विषय में बहुत खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि वह गणित की परीक्षा के बाद एक साधारण जोड़ की गलती पर रो पड़ी। इससे सोरा क्रोधित हो जाती है और वह उस पर अपने कार्यालय से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। वह ताइसेंग से सवाल करती है कि उसे छात्र परिषद की बैठक में भाग लेना है, लेकिन वह यहां गड़बड़ कर रहा है। वह उसे बताता है कि बैठक पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जाहिर है उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि छात्र यात्रा विदेश में होगी। इससे सोरा परेशान हो जाती है, जो बजट को देखते हुए थक चुकी है। वह सोचती है कि ताइसेंग ने चेयरमैन की अनदेखी की और अपना काम किया। उन्हें लड़ते हुए देखकर अन्य शिक्षक उनके बारे में नकारात्मक बातें करने लगते हैं। ताइसेंग उसकी मां की दोस्त का बेटा है और वह बचपन से ही अपने बचकाने व्यवहार से उसे चिढ़ाता रहा है। इसके बावजूद उन्हें आदर्श पुत्र माना जाता है। उन्होंने कम उम्र में खेल में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और निवेश के माध्यम से अमीर बन गए। नाह की परिभाषा है, मैं जीतूंगा। सोरा ने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा उसकी जिंदगी में आएगा। वह ताइसेंग को करीबी होने के बावजूद पेशेवर होने के लिए कहती है। उसे वास्तव में जब चाहे उसके निजी कार्यालय स्थान पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ताइसेंग आमतौर पर इसका मजाक उड़ाता है। वह फिर से उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह उतनी पेशेवर नहीं है जितना वह सोचती है। कायदे से उसे अप्पा कहना चाहिए, आखिरकार वह उससे बड़ी है। सोरा उस पर और अधिक चिल्लाती है, उसे उनकी एक दिन 8 घंटे और 4 मिनट की उम्र के अंतर की याद दिलाती है। ताइसेंग उसे चिढ़ाना जारी रखता है लेकिन रुक जाता है। वह उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता, जबकि वह खोई हुई होती है और फिर से सोचती है। ताइसेंग सोरा को देखने के लिए नीचे झुकती है और वह अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है। वह खुद से शिकायत करती है कि यार सचमुच एक सिरदर्द है। वह उन लोगों के बारे में सोचती है जो ताइसेंग के साथ उसकी डेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। सोरा सोचती है, कोई ऐसे लड़के को डेट क्यों करेगा? वह बस उसे परेशान करना और चिढ़ाना ही करता है। उसकी भावनाओं को जानना असंभव है। ताइसेंग ने सोरा की ओर देखा और पूछा कि क्या वह उस पर ध्यान दे रही है जो वह उससे कह रहा है। सोरा सीधी हो जाती है और उससे कहती है कि वह नहीं जानती कि वह फिर से उसके जीवन में क्यों है। वह ताइसेंग को स्कूल में अपनी सीमाएं बनाए रखने के लिए भी कहती है, क्योंकि वह एक गंभीर शिक्षिका थी। वह नहीं चाहती थी कि वह स्कूल में उसके लिए शर्मिंदगी का सबब बने। ताइसेंग ने स्वीकार किया कि वह हमेशा उसे चिढ़ाता है, लेकिन वह कभी भी उसके साथ यहां नहीं आया था। वह सोरा को असली कारण बताता है कि वह इस स्कूल में क्यों शामिल हुआ। सोरा हिल गई। वह जोर से शर्माती है और शब्दों के लिए छटपटाती है। वह सोचती है कि क्या वह उसे वैसा ही पसंद करता है जैसा उसने सोचा था। लेकिन ताइसेंग ने अन्य शिक्षकों के साथ विदेश यात्रा के बारे में बात करने के लिए उसे पहले ही अकेला छोड़ दिया है। सोरा उसकी ओर दौड़ती है और वह उसे याद दिलाता है कि वह हॉलवे में न भागे, क्योंकि वह उससे टकराती है। शोरी सोरा उसकी भावनाओं से खेलने के लिए उससे नाराज है। यह सामान्य है। घटना के बाद टॉय सोरा सदमे में है। यह उसके छात्रों के लिए उसे विचलित करने का प्रश्न है। जैसे ही वह पेपर मार्क कर रही होती है, छात्र उससे कुछ पूछना शुरू कर देते हैं। वह उनके लिए उनकी बीमारी पूरी करती है और सभी दावों से इनकार करती है। वह इस बात से इनकार करती रहती है कि वे रिश्ते में नहीं हैं। उसके छात्रों ने उस पर पलटवार किया। यदि वह इसे अस्वीकार करने में इतनी तेज है, तो शायद यह इसकी पुष्टि कर सकता है। वह क्रोधित हो जाती है और अपने छात्रों से कहती है कि इनकार सिर्फ इनकार है। उन्हें यह याद रखना चाहिए। सोरा अभी भी ताइसेंग से परेशान है। वह सोचती है कि वह स्कूल में कितना लोकप्रिय था और उसे कभी भी डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसके साथ अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताती है। तब भी लोगों को लगता था कि वे डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वह हमेशा इससे इनकार करती थी। उसके इनकार के बाद लड़कियां उससे उसकी रुचियों के बारे में पूछती थीं। वह लड़कियों का मनोरंजन करती थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह अपने मिडिल स्कूल के अधिकांश समय तक अकेला था,
उसने लड़कियों के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया। वास्तव में उसके गुणों को न जानने के बावजूद वह अभी भी जानती है कि वह नखरेबाज नहीं है, लेकिन वह हमेशा उसका खाना ऐसे खाता था जैसे कि वह स्वादिष्ट हो। सोरा को अपने भयानक खाना पकाने के कौशल के बारे में पता है, लेकिन टैसिंग ने कभी शिकायत नहीं की और हर आखिरी निवाला खाया। सोरा अपने शौक स्काई डाइविंग, स्टारगेजिंग, कैंपिंग जानती है। वह जानती है क्योंकि वह हमेशा उसे अपने साथ टैग करने के लिए आमंत्रित करता था। जबकि वह अपने गैर प्रेमी के बारे में सोच में खोई हुई है, टैसिंग कहीं से प्रकट हो जाती है। वह उसे फिर से अपनी गोरी किरणों से चिढ़ाना शुरू कर देता है। अन्य शिक्षक